आप सभी को नमस्ते। चलिए, कल हम जो है हरियाणा जीके के अंदर हम जो है रिवर पढ़ रहे थे, नदी पढ़ रहे थे और हमने जो है हरियाणा का उत्तरी अपवाह तंत्र की जो प्रमुख नदियां हैं, छोटी बरसाती नदियां हैं, सभी को पढ़ लिया था। लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, कहाँ से इनका उद्गम हुआ, विलय हुआ। तो आज हम उनका भी रिविज़न भी लेंगे और जो बाकी बची हुई जो हमारी दक्षिणी जो अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं और छोटे-मोटे जो बरसाती नाले हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये आप हरियाणा का क्या देखेंगे? मैप देखेंगे, ठीक है? ये तो हमारा रूटीन है। हम क्या है, हमारा रूटीन है, ये पंचकुला है भाई, देखिए पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र और ये आपका करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, फतेहाबाद, सिरसा, ठीक है। उसके बाद ये अपना हिसार, रोहतक, सोनीपत, भिवानी, दादरी, झज्जर, दिल्ली। दिल्ली हमारा यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद। इस प्रकार से हमने सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट देख लिए। नेक्स्ट, अब ये जो है ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैप। ये हमने उत्तरी भारत की नदियों के बारे में कल हमने पढ़ा था, तो ये आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये है अपनी यमुना नदी। कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है भाई? उत्तराखंड में जो यमुनोत्री ग्लेशियर है, उसकी बंदर पूंछ श्रेणी से निकलती है। और हरियाणा में यह कलेसर से, यमुनानगर के कलेसर से जो है प्रवेश करती है। दूसरी नदी ये कौन सी है भाई? ये है मारकंडा नदी। कहाँ से निकलती है? हिमाचल में जो है यह नाहन, सिरमौर की पहाड़ियाँ हैं ना, हिमाचल में सिरमौर की पहाड़ियाँ हैं, तो सिरमौर की पहाड़ियों में नाहन, हिमाचल के नाहन से निकलती है। और हरियाणा में यह अम्बाला से प्रवेश करती है। और ये क्या है भाई? ये है अपनी टांगरी नदी। और ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये पंचकुला है। टांगरी नदी का उद्गम जो है वो पंचकुला ही है और ये जो है मारकंडा में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद है ये हमारा दागशाई मतलब हिमाचल प्रदेश में ये घग्गर नदी है। लास्ट वाली नदी क्या है? घग्गर नदी है। और ये जो घग्गर नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये भी शिमला के डागसाई से, ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियाँ यहाँ पे भी, तो वहाँ पे शिमला में डागसाई नामक जगह से निकलती है और अपने पिंजौर में एंट्री ले लेती हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये नदियाँ पढ़ ली। चलिए, ये घग्गर होगी, सारी होगी। सरस्वती के बारे में ये मारकंडा भी दिखाई हुई है और सरस्वती भी दिखाई हुई है ना। ब्लैक सी मारकंडा दिखाई हुई है। ये देखो, ये पिंक वाली है ना, ये तो है अपनी सरस्वती दिखाई हुई इन्होंने, क्योंकि सरस्वती भी कहाँ से निकल रही है? सरस्वती भी कहाँ से निकलती है? और इन्होंने ये सरस्वती, यहाँ पे सरस्वती लिखा हुआ है, लेकिन है तो ये सरस्वती जो है घग्गर से मिलती है। देखो, हमने कहा था ना कि पंजाब के संगरूर में सरस्वती नदी क्या करती है? मिल जाती है घग्गर से। और मारकंडा भी बिल्कुल इसके साथ साथ में दिखा हुई है, ब्लैक है ना थोड़ा सा, तो मारकंडा भी लिखा हुआ है क्योंकि मारकंडा भी जो है यहीं से निकलती है। ये देखिए, यहाँ से निकलती है, ठीक है। चलिए, सॉरी, चलिए अब नीचे की तरफ चलते हैं। तो नीचे की तरफ जब हम चलेंगे तो ये हमारी आज छोटी छोटी नदियाँ हैं जो हम पढ़ेंगे। पहले इनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसका मैप देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड है। चलिए, साहिबी नदी देखिए, दरअसल मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि दो ही मुख्य नदियाँ हैं। बाकी जो नदियाँ हैं वो बरसाती नाले हैं, लेकिन फिर भी हम उनको बहुत सारी नदियाँ बना बना करके जो है पढ़ते हैं, ठीक है। तो नदियाँ वदियाँ हैं नहीं एक्चुअल में। ये है साहिबी नदी। तो साहिबी नदी का उद्गम जो है वो माना जाता है राजस्थान के सीकर जिले के जीतगढ़ और मनोहरपुर नामक स्थान से। दरअसल देखो, हमारे हरियाणा में जब हम मैप पढ़ रहे थे तो हमने देखा उत्तर की तरफ शिवालिक रेंज हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, उनकी ऊंचाई अधिक है, तो इसीलिए वो जो नदियाँ, वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं उनमें पानी की मात्रा भी ज़्यादा रहती है, ठीक है। लेकिन नीचे की तरफ आप जाएंगे तो हमारे दक्षिण में, हरियाणा के दक्षिण में शिवालिक अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं,
मतलब वो पहाड़ियाँ ऐसे बहुत जो है सालों से जो है बारिश तूफान आंधी को झेलते झेलते वो अवशिष्ट हो चुके हैं, मतलब उनका ढांचा ही बच गया, अब कुछ नहीं बचा। तो वहाँ से बरसात के दिनों में जो पानी इकट्ठा होकर नालों की फॉर्म में बहता है, नालों के रूप में बहता है, उन्हीं को हमने बहुत सारी नदियों का नाम दे दिया है। तो नीचे जो अरावली रेंज है, तो अरावली रेंज कहाँ से कहाँ तक बताई थी कि ये गुजरात से है, गुजरात से लेकर के और दिल्ली तक ये कहीं कहीं जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, तो ये अरावली रेंज है। लेकिन स्थानीय जो है कोई पहाड़ी मान लीजिए अब मेवात में है, कोई राजस्थान में है, तो स्थानीय भाषा में उन स्थानों के ऊपर इन पहाड़ियों का नाम रख दिया जाता है। जैसे मेवात की पहाड़ी है, तो ये मेवात की पहाड़ी केवल मेवात में न होकर ये राजस्थान में भी चली जाती है, और कुछ जो है मेवात में और कुछ हिस्सा का राजस्थान में भी चला जाता है। तो अब सोचिए नदी जो नाला बनेगा तो पानी इकट्ठा होगा भाई, पर्वत से छोटी मोटी पहाड़ी से पानी बहता हुआ आएगा और वो क्या हो जाएगा, एक नाले की फॉर्म में मतलब एक छोटी मोटी नदी की फॉर्म में बन जाएगा। तो नीचे वाली अधिकतर नदियाँ, ज़्यादातर जो भी हम छोटी मोटी नदियाँ नदियाँ पढ़ेंगे, वो सारी मेवात की पहाड़ियों से ही दरअसल में निकल रही होती हैं, और वो फिर इकट्ठी होकर के एक नाला बन जाती हैं, और जो है कहीं वो रेवाड़ी से एंट्री ले रही है, कहीं महेंद्रगढ़ से एंट्री ले रही है। तो इस प्रकार से हम उनको अलग अलग नदियों के रूप में पढ़ते हैं। चलिए, साहिबी नदी का भी वही है कि यह जो है ना राजस्थान के सीकर जिले के जीतगढ़ और मनोहरपुर नामक स्थान से मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने कहा ना कि मेवात की पहाड़ियाँ मेवात में भी हैं और उनका कुछ हिस्सा राजस्थान में पड़ता है। तो राजस्थान में जो ये मेवात की पहाड़ियाँ हैं, वहीं से इसका उद्गम होता है, जीतगढ़ और मनोहरपुर नामक स्थान से। अब हरियाणा में इनका जो प्रवेश है वो कहाँ से होता है, ये होता है रेवाड़ी की कोट कासिम से। रेवाड़ी में एक जगह है कोट कासिम, तो कोट कासिम से जो है इनका प्रवेश हो जाता है। अब किन किन जिलों में यह बहती है ना, तो भाई बहती किन किन जिलों में, रेवाड़ी से एंट्री ले ली इसने, तो रेवाड़ी हो गया, झज्जर हो गया, अपना गुरुग्राम हो गया, रोहतक हो गया, नजफगढ़ झील हो गई। देखिए क्या होता है कि अलग अलग बुकों में ना अलग अलग रेफरेंस होता है। यही कारण है कि हम किसी बुक में कुछ अलग लिखा हुआ है, किसी बुक में कुछ अलग लिखा हुआ है। जैसे कल हम पढ़ रहे थे ना मारकंडा नदी, तो मारकंडा नदी के जब हमने मैप देखा तो हमने देखा उसमें लिखा हुआ था कि वह अम्बाला, कुरुक्षेत्र और कैथल में बहती है। लेकिन जब हमने मैप देखा तो हमने देखा कि अम्बाला, कुरुक्षेत्र और नीचे कैथल पड़ता है। तो भाई तो हमें इम्पॉसिबल हाँ लगा कि भाई वो नीचे कैसे जाएगी, जब वो अम्बाला में ही सॉरी उसमें कुरुक्षेत्र में ही जो अगर वो मिल गई है मारकंडा नदी सरस्वती में, तो वो नीचे नहीं जाएगी। लेकिन लेकिन फिर मैंने गूगल किया, क्योंकि इस क्वेश्चन पे डाउट था, तो मैंने गूगल किया और मैंने कई जगह से इसका मैच किया, तो उनमें कैथल लिखा हुआ है, कैथल लिखा हुआ है। क्योंकि हमने क्या सोचा कि नदी तो सीधी ही बहती है, भाई नदियाँ सीधी नहीं बहती हैं, नदियों का जो रास्ता होता है वो अपना रास्ता खुद बनाती हैं, और टेढ़ी मेढ़ी मतलब सीधे रास्ते से नहीं जाती हैं। तो ऐसा हो सकता है, जैसे हम मैप में इनको दिखाएंगे, जैसे देखिए ऐसा हो सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये देखिए, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ऐसा हो सकता है कि वो पहले कैथल में जाके वापस उसने एंट्री ले ली हो। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है। जैसे हमने उस एक मिनट रुक जाइए। हम्म हम्म, ये देखिए ऐसा हो सकता है, हम ऐसे बना सकते हैं फिर उस नदी को कि यहाँ से गई और यहाँ पे आके वापस इसमें चली गई हो, कुछ ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे वो चली गई हो। ठीक है ना, कि अम्बाला, कुरुक्षेत्र और फिर कैथल और वापस से कुरुक्षेत्र में चली गई हो, पिहुआ में जो है वो उसमें सरस्वती नदी में मिल गई हो। तो नदियों का रास्ता जो है ना वो घुमावदार होता है, तो वो सीधे रास्ते से नहीं जाती हैं, तो वहाँ पे कैथल आएगा, क्योंकि डाउट था तो मैंने चेक किया, और आज इस वीडियो में उसको रेक्टिफाई कर रही हूँ। चलिए, अब हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे अपना पहले पेज पे। ठीक है, चलिए उसके बाद इनको रब कर देती हूँ। ठीक है, तो ये इतने सारे जिलों में किसी बुक में 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, लेकिन जो मैंने मिला करके देखा है, ये छोटे छोटे नाले होते हैं भाई, और नालों को ही ये नदी मान लेते हैं कि ये नदी है, ये साहिबी नदी है। तो रेवाड़ी हो गया, झज्जर हो गया, गुरुग्राम हो गया, रोहतक हो गया, फाइनली ये जो नजफगढ़ ड्रेन है ना, दिल्ली में जो नजफगढ़ ड्रेन है उसमें जा करके ये मिल जाती है। तो कर्नल भार्गव जो है वो क्या कहते हैं इसके बारे में, कर्नल भार्गव आपको पता ही, हम बार बार इनका जिक्र करते हैं। ये हरियाणा की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, और ये अपने विचार लिखते रहते हैं। तो इनका मानना है कि साहिबी नदी जो है ना वो प्राचीन काल में रसा थी, रसा। ठीक है, और यह एक सदा नीरा नदी थी। तो इन्होंने ही बताया था ना कि जो अरवावत समुद्र था, हमने ऐसे ड्रॉ करी थी लाइन, यहाँ पे पानीपत के पास, यहाँ पे सिरसा के पास अरवावत था, सारस्वत था, यहाँ पे हमने लिखा था अरवावत और यहाँ पे लिखा था सारस्वत। तो उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पे ना अरावली की जब तो जो है विशाल पहाड़ियाँ होती थी, अवशिष्ट पर्वत तो था नहीं, अरावली तो मतलब एक ऊंचे पर्वत होते थे, तो यहाँ से जो नदी निकली ना, तो ये नदी निकल कर
करके साहिबी नदी और इस अरबावत समुद्र में गिरती थी, अरबावत समुद्र में गिरती थी। खैर ये तो मान्यता ही रह गई है, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है। बांध कौन सा बना हुआ है इस पे, बांध बना हुआ है इस पे मसानी बराज। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, नदियां नहीं होंगी तो क्योंकि खुद ही छोटी सी नदी है, तो इसके जो इसके अंदर जो अन्य जो नाले मिलते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। छोटी मोटी नदियां जो मिलती हैं वो है सोता और बारकनिया नाला और ये इंदौरी नाला। ठीक है, सोता बारकनिया नाला और ये इंदौरी नाला। ठीक है, सोता बारकनिया नाला और ये इंदौरी नाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौरी नदी, अब इंदौरी नदी जो है वो कोई तो कहता है कि यह मेवात की पहाड़ी से निकलती है, राजस्थान के हिस्से वाले से। अब किसी बुक में लिखा हुआ है कि नहीं यह मेवात में ही इसका उद्गम होता है, तो फिर भी आपको यह है केवल इतनी छोटी नदी है कि इतने डिटेल में इसको जानना इतना भी जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए हमने लिख लिया कि इंदौरी नदी जो है वो साहिबी की एक सहायक नदी है, मेवात की पहाड़ी से निकलती है। चलिए कृष्णावती नदी और कंसावती भी इसको कहते हैं, कहीं इसको कृष्णावती कहते हैं। यह जो है जयपुर में जो नीम का थाना है ना वहाँ पे निकलती है, किसी न किसी पहाड़ी से ही निकलती होगी। तो ऑब्वियसली वही है कि मेवात की पहाड़ियों से इकट्ठा होकर के वो जल आता है। तो नीम का थाना के क्षेत्र में जो है एक नदी के रूप में दिखती है। और वहाँ पे हरियाणा में इसका प्रवेश कहाँ से होता है, तो हरियाणा में इसका प्रवेश होता है रेवाड़ी से, रेवाड़ी से। ठीक है, रेवाड़ी से इसका प्रवेश होता है। अब जिले कौन कौन से जिलों में ये बहती है, तो नीचे वाली नदियाँ जो है ना दरअसल एक नाले के रूप में होती है, तो जिले कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा आपको दिखाई दे जाएंगे, इसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी नदियाँ हैं तो इतना भी नहीं पूछा जाएगा कि किन किन जिलों में से होकर बहती है छोटी छोटी नदियाँ नाले। तो ये रेवाड़ी, झज्जर और महेंद्रगढ़ में चली जाती है। विलय इसका झज्जर के बदरो नाला है, बदरो नाला है कोई, तो झज्जर में जाकर के उसमें यह मर्ज हो जाती है, मिल जाती है झज्जर के बदरो नाला में। ठीक है, चलिए अब ये जो है ना ये है इसका उद्गम ये वही स्लाइड आ गई। हाँ, ये अगला है अपना दोहान नदी। अब दोहान नदी के बारे में, नदी कम है ये, इसके बारे में मान्यताएं ज़्यादा हैं। कुछ पवित्र नदी इसको माना जाता है। कारण यह है कि भाई जो भृगु ऋषि थे वो यहाँ पे तपस्या करते थे। ढोसी की पहाड़ियाँ महेंद्रगढ़ में है ना, ढोसी की पहाड़ियाँ, तो यहाँ पे भृगु ऋषि तपस्या करते थे। और उनकी पत्नी का नाम था देवी पोलोमा या पोलोमी जो भी है। तो उनके नेत्र रज से यानी कि उनकी आंख में से आंसू निकले होंगे और उनसे ही नदी बन गई होगी। तो ये सब मान्यता है और इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। च्यवन ऋषि भृगु ऋषि च्यवन ऋषि के पिता थे भृगु ऋषि। तो जो है इन जो ये पूछा जाएगा कि ये बताइए दोहान नदी का पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार किन जो है ऋषियों से संबंध रहा, तो भृगु ऋषि से, च्यवन ऋषि से। इनका उद्गम कहाँ से होता है, तो नीम का थाना मेवात की पहाड़ियों से। प्रवेश ये महेंद्रगढ़ में करती हैं और कहाँ पे जाके विलुप्त हो जाती है, तो बसई। देखिए अभी जो ये ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था ना, तो उसमें पूछा गया था कि बसई आर्द्र भूमि, बसई वेटलैंड कहाँ पे पड़ता है, तो ये बसई वेटलैंड गुरुग्राम में पड़ता है। तो ये जो नदी है ये महेंद्रगढ़ से होती हुई फिर बसई नाले में, बसई जो आर्द्र भूमि है उसमें विलुप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए चलिए अब ये ना नदियाँ हो गई भाई आपकी कंप्लीट। ठीक है, दक्षिण में जो है अब महातंत्र में इतनी ही नदियाँ थी। अब छोटे मोटे नाले जो हैं कहीं पूछ लिया जाए तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि ठीक है यहाँ पे ये वाला बरसाती नाला आता है। तो ये देखिए लन दोहू, लन डोहा नाला। ठीक है, ये नाला अलवर से निकलता है, राजस्थान में पड़ता है ना अलवर, अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की है। तो राजस्थान के अलवर से निकलता है और फिर इसका विलय होता है उज्जीणा ड्रेम में। ये उज्जीणा जगह पता होनी चाहिए, कहाँ पे पड़ती है उज्जीणा जगह, उज्जीना जगह पड़ती है मेवात में। कहाँ पे पड़ती है, मेवात में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है, मेवात में पड़ती है। ठीक है, अब आगे देखिए भूरिया, या इसको बुरिया भी कहते हैं, बुरिया नाला, भूरिया नाला। तो ये कहाँ से, इसको तिलपत ड्रोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको तिलपत ड्रोन भी कहते हैं। ठीक है, बुरिया, बुरिया नाला या तिलपत ड्रोन। अब इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो मेलवा महराजपुर फरीदाबाद। क्योंकि तिलपत महाभारत काल में आपको पता ही है कि ये जो तिलपत नाम था ये फरीदाबाद का नाम था। तो तिलपत ड्रोन कह दिया तो इसका मतलब फरीदाबाद में कहीं होगा ये नाला। अब इसका विलय होता है यमुना नदी में। ठीक है, अब उसके बाद है मेहंदी बाड़ा नाला। मेहंदी बाड़ा नाला, इसका उद्गम गुरुग्राम की राजरवा पहाड़ी से होता है और विलय होता है इसका खलीलपुर झील। अब ये खलीलपुर झील पड़ती है भाई मेवात में। कहाँ पे पड़ती है, मेवात में। तो ये मेहंदी बाड़ा नाला जो है ये राजरवा पहाड़ी गुरुग्राम से निकला और ये फिर खलीलपुर झील मेवात में आपका विलय हो गया। ठीक है, चलिए अब मैंने क्या किया, जब सारे नाले कंप्लीट हो गए, सारी नदी कंप्लीट हो गई, तो मैंने हल्का सा एक मैप, क्योंकि उत्तरी अपवाह तंत्र की नदियाँ फिर भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी अपवाह तंत्र की नदियाँ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा मैप बना के मैंने इनको समझने की कोशिश करी कि उद्गम ही समझ लो बस। ये घाटा, ये चौथा वाला रह गया कि घाटा और बादशाहपुर वाला नाला, घाटा और बादशाहपुर वाला नाला।
ठीक है। इसका उद्गम माना जाता है भाई दिल्ली की पहाड़ियों से, ठीक है, और इसका विलय हो जाता है नजफगढ़ झील में, नजफगढ़ झील में, ठीक है। चलिए, अब जो है मैंने थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश करी है, भाई मैप वैप तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा याद हो जाएगा आपको अच्छे से, क्योंकि जब पिक्चराइज होती है ना कोई चीज़, पिक्चर, आपने देखा होगा ना, फिल्मों का मन पे प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, किसी पिक्चर का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, या फिर उसको सिर्फ पढ़ लेने से प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। निश्चित रूप से फिल्मों का या फिर कोई चीज़ हमें छपी हुई, हमें हम जिनको देख रहे हैं, कोई चित्र है, कोई पिक्चर है, उसका हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैंने भले ही कैसा भी, लेकिन मैप बनाने की कोशिश करी हुई है। ये देखिए, ये हम मैप समझते हैं, जब हमने मैप बहुत बारी देख लिया है तो हमें ये पता लग गया है कि हमारे ऊपर ना 3 ज़िले पड़ते हैं। हमारे जो पश्चिम की तरफ है पंचकुला, और बीच में अम्बाला, और जो भाई पूर्वी दिशा में हमारा यमुनानगर है, ठीक है, यमुनानगर है। ये क्या हो रहा है भाई, यमुनानगर है, ठीक है। चलिए, बस अब सेट हो गया। चलिए, ये देखिए, ये अब मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ, आप समझ पाएंगे, यमुनानगर, अम्बाला, पंचकुला, ठीक है। अब देखिए डगशाई, ये हिमाचल में है भाई, हिमाचल में है। यहाँ पे एक यमुना को छोड़ देंगे ना तो बाकी नदियाँ जो है शिवालिक की पहाड़ियों से ही निकल रही हैं, हिमाचल से शिवालिक की पहाड़ियों से ही निकल रही हैं। केवल जो यमुना है, यमुना नदी, वह उत्तराखंड में ग्लेशियर से आती है, और यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है, बंदरपुछ रेंज से आती है, और यमुना नदी जो है वो यमुनानगर के कलेसर से हरियाणा में प्रवेश करती है, ठीक है। दूसरी तरफ जो ये हिमाचल है, तो हिमाचल की सिरमौर पहाड़ियों में हिमाचल की शिवालिक से ही चोटांग का आगमन होता है, हिमाचल की शिवालिक से ही चोटांग का आगमन होता है, और ये भी यमुनानगर में एंट्री ले लेती है, ठीक है। उसी प्रकार हिमाचल की, ये मैंने थोड़ी सी लहरिया लाइन बनाई ना, लहर वाली, तो ये मैं दिखा रही हूँ कि ये शिवालिक रेंज है, या फिर ये सिरमौर की पहाड़ियाँ, हिमाचल में सिरमौर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। भाई मैंने कहा ना, स्थान के नाम पर ही उस पहाड़ी का नाम, दरअसल है तो ये हिमाचल की शिवालिक रेंज ही, लेकिन उस जगह के नाम से बोल दिया कि नहीं, सिरमौर की, सिरमौर नाम है भाई इस स्थान का, तो हम कहेंगे इसको सिरमौर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो ये देखिए, सिरमौर की पहाड़ियों से 2 नदियों का आगमन होता है। एक तो ये है अपनी, मैंने लिखा नहीं क्या, सरस्वती, सरस्वती, ठीक है। एक तो ये अपनी सरस्वती हो गई, सरस्वती, ठीक है भाई, सरस्वती है, लिखना भूल गई मैं इसको, सरस्वती। ये जो राइट साइड वाली है ना, सिरमौर की पहाड़ियों से अम्बाला की तरफ जो एंट्री हो रही है, एक तो सरस्वती हो गई, और एक अपनी नाहन, नाहन से, क्योंकि सरस्वती में ना प्रॉपर जगह का नाम नहीं बताया, ये बताया कि सिर्फ शिवालिक की पहाड़ियों से सिरमौर जो है वहाँ पे सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती है, और वह अम्बाला में प्रवेश कर लेती है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है ये नाहन, हिमाचल के नाहन में, हिमाचल के नाहन में जो है ये मारकंडा नदी निकलती है, और अम्बाला में एंट्री कर लेती है। अब टंगरी आपको दिख ही रही है, ये तो पिंजौर से निकली, और जो है पिंजौर से ही, पिंजौर जो मोरनी हिल्स है ना, मोरनी हिल्स, तो उन पहाड़ियों से पानी इकट्ठा होकर एक छोटी सी नदी बन जाती है, जिसको आप कहते हैं टंगरी नदी, टंगरी नदी। तो थोड़ा सा इस मैप के माध्यम से हमने देखा कि कहाँ से ये घग्गर नदी है आपकी, घग्गर डगशाई से निकलती है, और ये आपकी पिंजौर में एंट्री कर लेती है। तो इस प्रकार से आप इनको देखेंगे ना तो आपको थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये क्या है, ये झीलें रह गई, अब झीलें रह गई, क्योंकि नदी नाले सब पढ़ लिया, तो झीलें भी पढ़नी चाहिए ना। तो देखिए फटाफट से देख लेते हैं एक बारी। यह गुरुग्राम में जितनी भी जो फेमस झीलें हैं, प्रसिद्ध झीलें हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये है आपकी दमदमा झील, सुल्तानपुर झील बहुत ही फेमस है, क्योंकि यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं। प्रवासी पक्षी का मतलब ये होता है कि मौसम परिवर्तन के अनुसार कुछ पक्षी अपनी जगह बदल करके दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भारत में तो हर ऋतु आती है, प्रत्येक प्रकार की ऋतु आपको देखने को मिलेगी, गर्मी है, सर्दी है, बरसाती मौसम है। लेकिन जो आप उत्तरी ध्रुव की तरफ जो देश हैं, रूस के साइबेरिया में चले जाइएगा, मिडल ईस्ट में ऊपर की तरफ यानी कि जैसे जैसे जो है किसी देश की जो अवस्थिति है वो ध्रुवों की तरफ होगी ना, तो वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई होगी, और पक्षियों को जब ज़्यादा ठंडी लगेगी तो वो उड़ करके लंबी यात्रा करके जो ऐसे स्थानों पर जाना पसंद करेंगे जहाँ पे मौसम जो है उनके अनुकूल रहेगा। तो ऐसे पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहते हैं भाई। कुछ निश्चित निश्चित स्थान समय के लिए वो अपना स्थान बदलते हैं। तो ये जो सुल्तानपुर झील है ना, तो ये जो सुल्तानपुर झील है ना, तो यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं, प्रवासी पक्षी आते हैं, ठीक है। अब ये है बसई आर्द्र भूमि, तो ये भी गुरुग्राम में है। भीम कुंड, ये भी गुरुग्राम में है। घाटा झील, ये भी गुरुग्राम में है। आगे चलिए मेवात में खलीलपुर झील, कोटला झील, उज्जैना झील, ठीक है।
आगे चलिए, फरीदाबाद में बड़खल झील। भाई बड़खल झील जो है ना, ये मानव निर्मित झील है, 1947 में इसको बनाया गया था। और धोज झील भी यहीं पे है, ठीक है। मयूर झील जो है यह बड़खल के निकट ही फरीदाबाद में पड़ती है। सूरज कुंड झील, देखिए हमने ये पढ़ा था ना कि अनंगपुर एक बांध है, तो अनंगपुर बांध के निकट, अनंतपुर बांध के निकट, निकट मतलब लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर जा करके आपको सूरज कुंड झील मिलेगी। ये एक बहुत ही फेमस झील है, क्योंकि यहाँ पे आप सबको पता है कि जो सूरज कुंड का मेला है वो इसी झील के आसपास लगता है, ठीक है, इसी झील के पास लगता है। तो ये पूछा जाएगा कि ये बताइए इसका निर्माण किसने करवाया था, तो दो नाम आ सकते हैं, या तो आप सूरजपाल कहेंगे, ये तोमर शासक थे, तोमर शासक थे, ठीक है, 11वीं शताब्दी में इन्होंने ये जो है इसका निर्माण करवाया, ठीक है। तो ये तोमर शासक थे, या फिर आएगा अनंगपाल सेकंड, अनंगपाल सेकंड। ये दो नाम आपने ध्यान रखने हैं कि अनंगपुर, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि सूरजकुंड झील का निर्माण किसने करवाया, तो हम कहेंगे तोमर शासक, तोमर शासक ने उसने, अनंगपाल सेकंड ने, या फिर सूरजपाल ने, ठीक है। तो चलिए, अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं करण झील, जिसको चक्रावती झील भी कहते हैं, चक्रावती झील भी कहती है, करनाल में पड़ेगी, करनाल में, ठीक है। पंचकुला की झील कौन कौन सी हैं, तो मोरनी की जो पहाड़ियां हैं ना, उन पहाड़ियों के बीच में मतलब जगह बन गई, तो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, तो उसको बोलते हैं टिक्कर ताल, मोरनी झील, टिक्कर ताल। फतेहाबाद में कौन सी झील है, चिल्ली झील है भाई। और इस चिल्ली झील के परिसर में एक जो है स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क भी बनाया गया है, ठीक है, स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क भी बनाया गया है, ठीक है। चलिए, अब ये है रोहतक, रोहतक में है तिलियार झील, तिलियार झील। कुरुक्षेत्र में दो झीलें हैं, छोटी मोटी अन्य भी झीलें रही होंगी, लेकिन हमने जो मुख्य मुख्य झीलें उनको कवर कर लिया है। हालांकि हमने अपनी तरफ से छोटी मोटी सभी झीलों को कवर किया है, ठीक है। लेकिन यदि कुछ बच जाएंगी तो उनको भी जब हम जिले पढ़ेंगे, सारे डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे, तो उनमें वो सारी ही कवर हो जाएंगी, आप चिंता मत करिए, सभी कुछ कवर किया जाएगा। तो ये है कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र में है ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर। ये जो सन्निहित सरोवर है ना, इसका जो है बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अमावस्या को सारे तीर्थ यहाँ पे मतलब आ जाते हैं, सभी तीर्थ यहाँ पे सभी तीर्थों का सम्मेलन जो है सन्निहित सरोवर में होता है। और पांडवों ने ना पिंडदान यहाँ पे किया था। पिंडदान आपको पता है क्या होता है, कि भाई हमारे पूर्वज जब हमारे पूर्वज जब चले जाते हैं हमें छोड़ करके, तो हम उनकी आत्मा की शांति के लिए हम पिंडदान करते हैं, तो यही होता है। तो पलवल, अब आगे पढ़ेंगे हम, पलवल में कौन कौन सी झील है, तो यह डबचिक झील है। पलवल में एक होडल जगह है, होडल जगह है, तो वहाँ पे है डबचिक झील। ब्लूबर्ड झील कहाँ पे है, तो हिसार में है। हथनी कुंड, भाई ये हथनी कुंड वही है ना, यमुना नदी पर जब आपने बैराज बनाया, यमुना नदी से जब आप पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर निकालना चाह रहे थे, तो जब भी आप वहाँ पे नहर निकालते हो तो आपको डैम बनाना पड़ेगा, पानी को इकट्ठा करना पड़ेगा नदी के, तो बस वही है, ये हथनी कुंड में बनाया था, अभी ताजेवाला में बना दिया है। तो ये हथनी कुंड जो है डैम है, हथनी हथनी कुंड जो डैम के पीछे की जो झील है वो हथनी कुंड झील हो गई। तो ये यमुनानगर में है, ठीक है। चलिए, अब मैंने कहा था कि हम क्विक रिवीजन लेंगे, क्योंकि ज़रूरी है, ताकि हमें पीछे वाली नदियों का रिवीजन हो जाए और अच्छे से सारा कवर हो जाए। चलिए फटाफट से करते हैं। हमने पढ़ा था दो ही नदियों के बारे में डिटेल से जानना, बाकी नदियों को जानते रहना। यमुना नदी, यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी जो है लंबी सहायक नदी है, और सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है, और सबसे पश्चिमी यानी कि पश्चिम की दिशा में यही पड़ती है, सबसे पहले यही पड़ती है। तो सबसे पश्चिमी सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है, इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, हिमालय की बंदरपुर श्रेणी से होता है। अब ये चारों के चारों हमने ग्लेशियर पढ़े थे, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बेदारनाथ, बद्रीनाथ, और ये हैं आपके उत्तराखंड में। और आपने देखा था कि यमुनोत्री से हमारी यमुना निकलती है, यमुना निकलती है, ठीक है। और यमुना की जो है यह प्रयागराज में, इलाहाबाद के प्रयागराज में यह गंगा से मिल जाती है। यह हरियाणा और यूपी की सीमा से बहती है, हरियाणा और यूपी की सीमा से बहती है। एक खास बात यह भी है कि यह ऊपर की तरफ उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा से भी बहती है, उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा से भी बहती है। और जब नीचे आ जाएगी तो यह हरियाणा और यूपी की सीमा से भी बहती है, ठीक है। तो ये कलेसर से एंट्री ले लेती है। चलिए, अब ये है यमुना नदी, ये ध्यान से देखेंगे। यमुना नदी की कुल लंबाई
हमारे हरियाणा की नहीं बात हो रही भाई, ये टोटल जहाँ से निकली और जब तक वह गंगा नदी में नहीं मिल जाती तब तक की लंबाई कितनी है, 1375 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ पड़ेंगे टोंस, गिरी, आसन, सिंध, चंबल, बेतवा, केन, हिंडन। ठीक है, उसके बाद हरियाणा में यमुना का आगमन यमुनानगर के कलेसर नामक स्थान से होता है। ये जरूर से याद रखना कि किन किन जिलों में से यह होकर के जाती है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फिर दिल्ली में चली गई, फिर फरीदाबाद और फिर पलवल के हसनपुर से यूपी में एंट्री ले गई। इस प्रकार से हरियाणा में यमुना की लंबाई जो है वो लगभग कितनी हुई, 320 से 328 किलोमीटर हुई। ठीक है, और 1889 में ताजेवाला यमुनानगर के पास अभी है ताजावाला, यहाँ से पश्चिमी यमुना नहर जो है निकाली गई। ठीक है, ओके। चलिए, पश्चिम यमुना नहर के सिंचाई जो है पश्चिम यमुना नहर से सिंचाई कहाँ कहाँ पे होती है, तो आप सोचिएगा कि जो जिन जिलों में से होकर जाती है बस उन्हीं में सिंचाई होगी, ऐसा नहीं है। इससे बहुत सारी छोटी छोटी नहरें निकाल करके हम कहाँ तक सिंचाई कर पाते हैं, हिसार तक, सिरसा तक। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है ताकि आपको ये डाउट ना रहे। यमुनानगर, 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 कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सिरसा, जींद, सोनीपत, रोहतक, हिसार। ठीक है, अब दिल्ली में जब यमुना नहर जाती है तो क्या होता है कि इससे आगरा नहर निकाली गई है। आगरा नहर में क्या है, दिल्ली में ओखला नामक स्थान से ये आगरा नहर निकाली गई है और इस नहर से फरीदाबाद और गुरुग्राम में सिंचाई की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक बात है। चलिए, अब हरियाणा में यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो भैया सोम्ब है, पथराला है, बूढ़ी है। ठीक है, और इन पर डैम भी बनाया गया, पथराला डैम, दादूपुर यमुनानगर। ठीक है, दादूपुर यमुनानगर, ये रहा अपना पथराला डैम। और हिमाचल के सिरमौर से ये जो सोम्ब और पथराला नदियाँ हैं ना, जैसा कि हमने मैप में भी देखा था, कल मैंने रिवर का मैप लगाया था, उसमें सोम्ब नदी दिखाई हुई थी। तो सिरमौर के हिमाचल के सिरमौर की पहाड़ियों से ये दोनों नदियाँ निकल के आपस में मिल के हरियाणा में एक जगह है मेहर माजरा, उसमें मिल करके जो है ये यमुना में मिल जाती हैं, यमुना नदी में मिल जाती हैं। चलिए, अब इन पे बांध बताए हुए हैं कि हथनी कुंड, ताजेवाला जो है हथनी कुंड, ये बांध बनाया हुआ है। अंगपुर बांध बनाया हुआ है फरीदाबाद में, अंगपुर ये वही है, अंगपुर है ना। ये किस पे बनाया हुआ है, यमुना नदी पे बनाया हुआ है। किसाऊ बांध, रेणुका बांध, लखवार, देखिए ये हरियाणा में नहीं है, ये किसाऊ बांध, रेणुका बांध, लखवार बांध, ये जो ऊपर वाले स्टेट हैं उत्तराखंड, हिमाचल, वहाँ पे ये बांध जो है यमुना नदी पे बने हुए हैं, किसाऊ बांध, रेणुका बांध, लखवार बांध। ठीक है, चलिए, सरस्वती नदी जो है सारस्वत सागर में गिरती है, ऐसी माना, ये सारस्वत और जो अरवावत सागर आप पढ़ते हैं ये मान्यता के अनुसार आप पढ़िए, ये अब एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, तो सरस्वती नदी के, और सरस्वती नदी भी नहीं है एक्चुअल में, तो सरस्वती नदी जो है वो सारस्वत सागर में गिरती थी, ऐसी मान्यता थी ना। ऋग्वेद में इसको वेगवती कहा जाता था, इसका उद्गम सिरमौर से होता था, जो हमने देख लिया बहुत अच्छे से। अब हरियाणा में यमुनानगर में यह प्रवेश करती है। अब कहीं पे भैया अम्बाला लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है यमुनानगर के आदि बद्री से यह प्रवेश करती है। ठीक है, अब हमने जो मैप में देखा तो उसमें सरस्वती को कहाँ पे दिखाया हुआ था, सरस्वती को उसमें अम्बाला से दिखाया हुआ था। तो इसलिए यही कारण है कि जो नदियाँ अभी विलुप्त हो चुकी हैं, तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, उनकी राय हैं। अब हम उनको ये तो नहीं कह सकते ना भैया आप गलत हो और आप ठीक हो। ठीक है, तो हमें सबके लिए जो है पढ़ना पड़ता है। और तो सिरमौर की पहाड़ियों में यह यमुनानगर के आदि बद्री से प्रवेश करती है। ठीक है, अब किसी किसी बुक में या कहीं कहीं पर जो है लिखा हुआ कि अम्बाला से प्रवेश करती है। चलिए, कोई नहीं, हमने जो है एग्जाम में किसको ठीक माना हुआ है। ठीक है, एग्जाम में अधिकतर जो है यमुनानगर के आदि बद्री को ही ठीक माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में सरस्वती नदी जो है वो है ही नहीं। तो इतना डिटेल में भी जो है जानने किसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना डिटेल में भी, चलिए। हम्म तो इसका उद्गम जो है वो हिमाचल के सिरमौर से होता है, हिमाचल के सिरमौर से होता है। हरियाणा में यह यमुनानगर से प्रवेश करती है आदि बद्री नामक जगह से। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर जब आप आगे पढ़िएगा तो आप देखेंगे कि पेहवा पेहवा एक जगह है, कुरुक्षेत्र में पड़ती है। पेहवा में एक गांव है। ठीक है, अरुणाय गांव है, उस अरुणाय गांव में एक झील है, सैनीसा झील है। उस सैनीसा झील के अंदर सरस्वती नदी में मारकंडेय नदी
गिरती है। और मार्कंडेय नदी का दूसरा नाम अरुणा नदी है, अरुणा नदी। सरस्वती नदी घग्गर में मिल जाती है, कहाँ पे? पंजाब के संगरूर में, पंजाब के संगरूर में, ठीक है। और यह सिरसा से परे मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। अब मिल करके तो घग्गर बन गई। अब वो घग्गर में सरस्वती मिल गई, टोटल लेकर घग्गर उसका पानी लेके जा रही है, और सिरसा से परे जाके वो जो है मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। चलिए, अब जो है आपगा एक पवित्र नदी है। इन तीन नदियों के बारे में जो कि अब हैं ही नहीं, लेकिन अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो हम पढ़ते हैं कि सरस्वती होगी, द्रस्तवती होगी, आपगा होगी। भाई तीनों की तीनों ना बहुत ही पवित्र नदियां हुआ करती थी। और आपगा को निचली खांड कहते हैं। इनकी शाखाएं पूछ लिया जाए तो हिरण्यवती, वैतरणी और मंदाकिनी, हिरण्यवती, मंदाकिनी और ये वैतरणी, ठीक है। मारकंडा नदी, मारकंडा नदी जो है आपकी, मारकंडा जो नदी है वो नाहन हिमाचल के पास से धरतीधर पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। अभी धरतीधर पहाड़ी कह दिया, सिरमौर की पहाड़ियाँ कह लीजिए, क्योंकि सिरमौर की छोटी सी पहाड़ी होगी। अब सिरमौर मान लीजिए बड़ी पहाड़ी है, उसकी आगे चल करके उसकी छोटी पहाड़ी होगी, उस जगह का नाम होगा धरतीधर पहाड़ी, तो उसको धरतीधर बोल देंगे। तो ऐसा ही होता है। तो यह काला अम्बाला से प्रवेश करती है, और इसकी सहायक नदियों में क्या होता है? तंगड़ी, रण, बेगना, नकटी होती है। और यह अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र कैथल से होकर के जो है कुरुक्षेत्र के पेहवा में यह जो है कहाँ पे मिल जाती है? सरस्वती में मिल जाती है। हमने इसके मैप में इसको बना के दिखाया भी था कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये देखिए कि हमने ले लिया कि यह अम्बाला कुरुक्षेत्र और फिर ऐसे कैथल में जाके ऐसे आ गई हो, ठीक है। चलिए, कहाँ पे थे भाई हम? अब ये स्लाइड हमने पढ़ ली थी। हाँ, ये इससे नेक्स्ट ये रही। चलिए, अब यह है टांगरी नदी, तो मोरनी की पहाड़ियों से ही निकलती है। और सहायक नदियों में इसकी है बलियाली और आमरी। अम्बाला में, मारकंडा में ये मिल जाती है। मतलब टांगरी, पिंजौर में और अम्बाला में ही बहती है। और यह मोरनी की पहाड़ियों से निकली, मोरनी की पहाड़ियों से निकली और फिर अम्बाला में, मारकंडा में मिल गई। और घग्गर नदी डागशाई जो है सिरमौर की पहाड़ियाँ हैं हिमाचल में, तो वहाँ पे यह पड़ती है, ठीक है। और वहाँ से निकल करके यह पिंजौर में एंट्री लेती है। कि ये देखो, ये बहुत ज़रूरी है, घग्गर नदी का जानना कल भी मैंने बताया था, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दो नदियां यमुना और घग्गर, यमुना और घग्गर, ठीक है, यमुना और घग्गर। तो ये आप देखिएगा, ये किन किन जिलों में से बहती है? तो पंचकुला, यानी कि सिर्फ है ना, आप पश्चिमी जो सीमा है हरियाणा के, जो पश्चिमी सीमा से लगते हुए जो राज्य हैं, ठीक है, आप उनमें सिर्फ दो को छोड़ देना, कैथल को और जींद को, कैथल को और जींद को। कैथल तो है भाई, इसमें कौन सा छोड़ा हुआ था हमने? कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र छोड़ा हुआ था ना, कुरुक्षेत्र को और जींद को। तो कुरुक्षेत्र और जींद को छोड़ देंगे तो बाकी सभी जो है सीमावर्ती राज्यों से होकर के जाती है। और हरियाणा में इसकी जो लंबाई है वो 291 किलोमीटर पड़ती है, 291 किलोमीटर। देखिए, जब आप मैप देखेंगे ना, तो जो दो राज्य हैं वो नीचे की तरफ खसके हुए हैं। एक तो कुरुक्षेत्र अपना, एक तो ये अपना कुरुक्षेत्र, और एक अपने ये जींद। तो यहाँ से नहीं जाती है वो, यहाँ से नहीं जाती है, यहाँ से निकल जाती है वो ऐसे करके, ठीक है। फतेहाबाद में यह टोहाना से प्रवेश करती है। तो कुरुक्षेत्र को छोड़ देती है, जींद को छोड़ देती है, बाकी सभी जगहों से चली जाती हैं। चलिए, अब ये हमने मैप था, और ये देखिए, ये तो अब जो है हमने कंप्लीट ही कर लिया शायद। हम्म हम्म मारकंडा नदी होगी और इसकी सहायक नदियाँ हो गई थी। और हमने पढ़ लिए थे घग्गर नदी। घग्गर नदी की जो सहायक नदियाँ थी झाझरा, कौशल्या, कौशल्या पंचकुला में एक छोटी सी नदी है, इस पे कौशल्या बांध बनाया गया है। मारकंडा, सरस्वती, टंगरी, चौटांगी हमने पढ़ लिया था कि एक नदी दूसरे में मिली, दूसरी तीसरे में मिली, तो वो जो सबसे पहली नदी थी उसको भी जो लास्ट वाली है उसकी सहायक नदी बना दिया गया है, ठीक है। अब घग्गर में मिलने वाले छोटे नालों को क्या कहते हैं? चो कहते हैं। और इस पे जो ऊपर की तरफ देखिए बांध जो है, कौशल्या बांध, चमाला और डगराना बांध। तो जो घग्गर नदी के द्वारा जो बाढ़ का मैदान बनाया जाता है उसको नेली कहते हैं, ठीक है। तो ये बस जो है हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। पंजाब के संगरूर में सरस्वती नदी घग्गर में मिल जाती है। और सिरसा में जाने पर जब ये नदी अपने पानी को लेकर के, सरस्वती नदी के पानी को लेकर के जब ये सिरसा में पहुंचती है, तो वहाँ पे ओट्टू नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया है। उसको ओट्टू बांध भी कह सकते हैं, उसको वीराज बांध भी कह सकते हैं। यह भी एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, टूरिस्ट प्लेस है। अभी यहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं यहाँ पे आनंद उठाने, लुत्फ़ उठाने भाई, ठीक है।
अब ये द्रस्तवती नदी है, द्रस्तवती नदी को आप चोटांग भी कह लीजिए, लेकिन अलग अलग भी इनका वर्णन आता है। आर्य इनको गारा कहते थे, अनार्य इसको गारा कहते थे, आर्य द्रस्तवती कहते थे। मत्स्य पुराण में पितृवल्लभा, राक्षी भी कहा जा रहा है इसको, कौन कह रहे हैं, कनिंगम कह रहे हैं। भार्गव जो है, भार्गव इनको राका कहते थे, कि जो आधुनिक राका है वह है। पश्चिमी यमुना नहर की हाँसी हिसार वाली शाखा के रूप में भी इनका वर्णन किया जाता है। पांडवों के इसलिए महत्वपूर्ण है द्रस्तवती नदी, क्योंकि पांडवों को जब वनवास मिला था तो प्रथम 13 मास उन्होंने इस नदी के किनारे पर बिताए थे। ठीक है, बिताए थे, और हमारे ऋषि मुनियों ने यहाँ पे ग्रंथ ग्रंथ लिखे थे, कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये है भाई अपनी चोटांग नदी। तो चोटांग नदी जो है वो हिमाचल के शिवालिक से निकलती है, हरियाणा में यमुनानगर से प्रवेश करती है। सहायक नदी इसकी राका राक्षी है। राका राक्षी का यहीं पे मेंशन किया हुआ है, तो यहीं पे देख लेना। ये छोटी सी नदी है जो कि यमुनानगर में एंट्री लेती है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, यमुनानगर में एंट्री लेती है और कुरुक्षेत्र में यह चोटांग में सम्मिलित हो जाती है। राका नदी जो है वह यमुनानगर में एंट्री लेती है। कहाँ से निकलती होगी, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती होगी, तो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, यमुनानगर में एंट्री लेती है, कुरुक्षेत्र में जाने पर यह चोटांग में मिल जाती है। तो जो हम चोटांग नदी के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो इसका विलय किस में होता है, चोटांग नदी यमुना नदी में मिल जाती है। अब देखो ये इंटरेस्टिंग था, और कल मैंने पढ़ाया था तो पेन नहीं चल रहा था, अब पता नहीं आज भी चलेगा नहीं चलेगा, मैं दोबारा से बताने की कोशिश करती हूँ। देखो इसका भी इंटरेस्टिंग सा रास्ता है। देखो यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद और कैथल। ठीक है, ये देखिए, इसको मैप में दिखाने पर आपको पता लगेगा कि ये है अपनी चोटांग नदी। क्या पढ़ रहे हैं, चोटांग नदी कैसे आती होगी, तो है ही नहीं, अब तो है ही नहीं भैया, अब तो है ही नहीं। ठीक है, देखिए कैसे इसका रास्ता हम बनाते हैं, इसको कैसे इसका रास्ता बना देते हैं नदी का। भाई यमुनानगर में आई, यमुनानगर में आई, कुरुक्षेत्र में आई, कैथल में आई, जींद में आई, वापस से करनाल में आके यमुना नदी में मिल गई। ठीक है, अब पता नहीं पेन दिखेगा नहीं दिखेगा, क्योंकि कल भी मैंने ड्रॉ किया था वो दिख नहीं रहा था। चलिए, यह है यमुनानगर से कुरुक्षेत्र में, कैथल में, जींद में, फिर करनाल में एंट्री ले गई। ठीक है, चलिए। हम्म, हम्म, हम्म। तो आज जो है, और अन्य नदियों में हमने उत्तरी अपवातंत्र की अन्य नदियां जो छोटी छोटी रह गई थी, हमने बताया था कि गंगू हो सकता है जिसको लोहागढ़ खोल कहते हैं, सिनीवाली हो सकती है जिसको सोम कहते हैं, बहदेवा हो सकती है जिसको बिलासपुर नाला कह सकते हैं। अंशुमति के ऊपर डाउट है, डाउट नहीं है, मतलब विद्वानों के भिन्न भिन्न विचार हैं। कोई ना अंशुमति को ऊपरी नदी कहता है कि यह उत्तरी अपवाह तंत्र की एक नदी है, लेकिन नीचे भी एक छोटा सा नाला आता है और उसका नाम भी अंशुमति है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग है कि किसको माने, लेकिन फिर भी आप जो है अंशुमति को उत्तरी अपवाह तंत्र का ही हिस्सा अभी फिलहाल के लिए मान लीजिए। बहुत छोटा सा नाला है, एक किन्हीं बुकों में बताया गया कि ऊपरी जो है अपवाह तंत्र का हिस्सा है, और किन्हीं बुक्स में बताया गया कि इसी नाम से एक नाला नीचे भी बहता है अंशुमति। अब हमें नहीं पता कि ये वही नाला है कि दूसरा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इतने छोटे छोटे नालों के बारे में रेयरली ही पूछा जाता है, और क्योंकि किसी को भी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आपके पास दिखाई नहीं देती है, कोई प्रूफ नहीं है उसका, तो आप खाली सुनी सुनाई बातों पर ही यकीन करते हैं। तो कोई विद्वान कुछ कहता है, कोई विद्वान कुछ कहता है। ठीक है, चलिए, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने कंप्लीटली जो है रिविजन भी कर लिया, और पूरी की पूरी छोटी बड़ी सभी नाले वाले सब कवर कर लिए भाई इसमें। ठीक है, सारी इसमें नदियाँ, मुख्य नदियाँ, छोटी छोटी बरसाती नदियाँ, छोटे छोटे नाले, सारी झीलें कवर कर ली गई हैं। आप इनको रिविजन करना, अच्छे से पढ़ना। चलिए, धन्यवाद।